सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारे टॉपिक में रहने वाले हैं जो एसी थ्योरी के जो संबंध पद हैं उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में कवर करेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परपथ किस प्रकार से होता है वो कवर करेंगे। फिर आता है प्रेरकीय परपथ शुद्ध, वो कवर करेंगे। फिर आता है हमारा प्रेरक या चौक के बारे में कवर करेंगे। जो बच्चे हमारे क्लास में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना? तो हमने आगामी क्लासों में, जो पिछली क्लास हैं उनमें हमने एसी थ्योरी के बारे में पढ़ा और जिसमें कौन कौन से धारा होती हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर एसी के संबंध जो पद हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम कवर करेंगे इन तीनों टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पहला निकल के आता है हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परपथ। क्या? शुद्ध प्रतिरोधी परपथ। तो लिख लेंगे पहला पॉइंट, शुद्ध प्रतिरोधी परपथ। देखो, शुद्ध प्रतिरोधी परपथ क्या कहलाता है? केवल प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है? केवल प्रतिरोधों का संयोजन ही क्या कहलाता है? शुद्ध प्रतिरोधी कहलाता है। तो लिख लेंगे इसमें जिस एसी में केवल हमारी जो धारा होती है, कौन सी होती है? जो एसी धारा होती है जिसमें क्या होता है? प्रतिरोधों का संयोजन होता है। क्या होता है? प्रतिरोधों का संयोजन होता है। तो उसको क्या कहते हैं अपन? शुद्ध प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है ना? होता है शुद्ध प्रतिरोधी परपथ कहते हैं। जैसे कि जैसे लैंप, हीटर, ईटीसी। और भी होते हैं तुम्हारे लैंप, हीटर, कूलर, जिस प्रकार से होते हैं इनको क्या कहते हैं भाई? अपन शुद्ध प्रतिरोधी परपथ कहते हैं। ठीक है ना? जिस एसी में हमारी जो एसी धारा होती है, ठीक है ना, अपन जो एसी धारा में चलाते हैं लैंप, हीटर, जितने भी आपके उपकरण होते हैं, तो इनमें क्या प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ये हमारे क्या प्रतिरोध है, जैसे लैंप, हीटर, ये क्या है? खपत करते हैं एसी के, क्या करते हैं? खपत करते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है? हमारी जो एसी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। जब रुकावट डालेगा तो विरोध होगा। जब विरोध होगा तो कहीं ना कहीं एसी थ्योरी की, एसी सप्लाई की खपत होगी, नहीं खपत होगी? जब खपत होगी तो कहीं ना कहीं आपका बिल आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार से संयोजन होता है तो शुद्ध प्रतिरोधी परपथ कहलाते हैं। ठीक है ना? तो वो किस प्रकार से इनको निकालते कैसे हैं, सूत्र के माध्यम से समझेंगे। देखो, आई हमारा, मैंने आपको बताया था कल को, जो अधिकतम मान होता है हमारा एसी में, जितने भी मान होते हैं, कोई भी उपकरण हो, कोई भी यंत्र हो, उसमें आरएमएस मान होता है। ठीक है ना? चाहे वोल्ट हो, चाहे धारा हो। सबसे बड़ी बात ये देखो, हमारा आरएमएस मान है आई धारा। ठीक है ना?
और ई क्या है, वोल्ट विद्युत वाहक बल, और आर क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों सूत्र बना रखे हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, आर क्या है, विद्युत धारा एम्पियर में। किस में नापते हैं भाई, विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर, एम्पियर में नापते हैं। और ई क्या है, विद्युत वाहक बल या वोल्टेज, जिसको किस में नापते हैं, वोल्टेज में। और आर क्या है हमारा, प्रतिरोध, और नापते किस में, इसको ओम में। मैंने आपको ये भी बताया था पहले, जो विद्युत वाहक बल होता है उसको ई से ही प्रदर्शन करते हैं और वोल्ट को भी से करते हैं। पर अब कहोगे इसमें अंतर क्या है सर, ई में और वोल्ट में। अरे विद्युत वाहक बल उसे कहते हैं जब वो वोल्ट पैदा करता है, समझ गए ना। और जो पहले से वोल्ट एसी के अंदर है ही तो उसको तो वोल्ट ही कहेंगे। अब विद्युत वाहक बल कहां पैदा होता है, आगे आर्मेचर के द्वारा। जो आपके जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, अल्टरनेटर लगे होते हैं, तो वहां पर किसके माध्यम से होता है, तो सिंपल सी भाषा है, अल्टरनेटर के द्वारा होता है। अल्टरनेटर लगा होते हैं तुम्हारे वहां पर, जिसमें आर्मेचर लगा होता है मोटर के अंदर, तो वहीं तो विद्युत वाहक बल होगा, जिसके साथ में फ्लक्स भी पैदा होता है। तो उसको क्या दर्शा रहे हैं, ई से दर्शा रहे हैं। और जो अपनी सीधी वोल्टेज पैदा हो रही है एसी पे, उपकरण चल रहे हैं, तो उसको बी से दर्शाते हैं। खाली डिफरेंस यही है, काम एक ही हो रहा है, वोल्ट वो भी बना रहा है, वोल्ट जे भी आ रही है। तो विद्युत वाहक बल ई से दर्शा दिया, किस में आप वोल्ट में। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो शुद्ध प्रतिरोध होते हैं इस प्रकार से रहते हैं, ये सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार से रहती हैं। देखो, अगर शुद्ध डीसी की बात आ जाए, हमारी शुद्ध डीसी की, जो परपथ में विद्युत शक्ति का गणना और डीसी परपथ में क्या होता है, उसकी भांति होता है, क्या होता है, समान ही होता है। ठीक है ना। तो पी क्या है हमारा, पावर फैक्टर आई स्क्वायर, और आरएमएस मान आर, या पी बराबर वी इंटू आर। आरएमएस मान मैंने बोला था चाहे वोल्ट हो चाहे आई हो, मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया है कि इस चीज में अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जब वोल्ट लड़के कह देते हैं कई बार कि सर वोल्ट पे भी आरएमएस मान होता है क्या, आरएमएस मान होता है। बेटा मैंने पहले बता रखा है कि चाहे आई हो चाहे वोल्ट हो, जब इनका आरेख बनाया जाता है इस प्रकार से, ये प्रकार से आरेख बन रहा है आपका, तो इसमें दोनों चीज बह रही है आपकी, आई भी बह रही है और धारा भी बह रही है, ये आप वोल्ट। तो हमारे जो वायर होता है, सिंगल वायर के अंदर ये दोनों चीज बहती है, वोल्टेज भी बहती है और धारा भी बहती है। तो सिंपल सी भाषा में उसमें आरएमएस मान बहता है। क्या बहता है, आरएमएस मान बहता है। ध्यान रखना, जितने भी मापक यंत्र होते हैं हमारे एसी वाले, इन पर सब आरएमएस मान निर्धारित होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बता रखा है पहले से, चीज का ध्यान रखना बेटा ना। ठीक है ना। तुम सूत्र को बनाते हैं तो बी स्क्वायर आरएमएस मान आ गया, आर आ गया। ठीक है ना। टिप्पणी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि शुद्ध प्रतिरोधी परपथ में, जो शुद्ध प्रतिरोधी परपथ होते हैं हमारे, आपको बताया लैंप, इमरजेंसी हीटर, ये वगैरह होते हैं, तो उसमें विद्युत धारा एवं वैद्युतिक शक्ति की गणना में विद्युत धारा तथा वोल्टेज के आरएमएस मान प्रयोग किए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, वहां पर बता दिया, पहले ही बता दिया, कई बार इसके बारे में चर्चा कर दी, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है हमारा कि शक्ति व्यय के संबंध में विद्युत धारा प्रभाव की दिशा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें, देखो धन चक्कर होता है हमारा, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, पावर फैक्टर जाता है हमारा, तो प्लस इंटू प्लस तो बराबर क्या निकलता है, प्लस निकलता है। ठीक है। अब आता है ऋण चक्कर में, इसमें भी जाता है हमारा पावर फैक्टर, तो माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस निकलता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, जाके कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। तो इसी चीज को मध्य रखते हुए तो पावर बराबर होता है बी स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ गया ना, बी स्क्वायर आर, ये होता है हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परपथ में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शुद्ध प्रेरकीय परपथ। शुद्ध प्रेरकीय परपथ।
देखो शुद्ध प्रेरक की परपथ क्या होते हैं, हमारे शुद्ध प्रेरक प्रति इस प्रकार से कहेंगे, चाहे धारा आगे निकल जाए चाहे वोल्टेज आगे निकल जाए, इनके बीच में क्या है 90 डिग्री का कोण अंतर रहता है। क्या रहता है? 90 डिग्री का कोण अंतर होता है। जो धारा पीछे पहुंच रही है, कई बार वो पीछे वाली धारा आगे भी पहुंच जाती है, समझ रहे हो ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि ये आपकी यहां से एक धारा गुजरी, ये क्या है हमारी वोल्टेज, और यहां से भी गुजरी, ये क्या है हमारी समय, ये हमारा क्या है ई या बी, और ये क्या है हमारी आई धारा। और इसके अंदर एक और चीज चलती है आपकी, वो चलता है आपका पावर फैक्टर। क्या चलता है भाई? पावर फैक्टर चलता है P, ठीक है। आपका पावर फैक्टर का मान इसी प्रकार से ऊपर नीचे होता है, समझ में आ गई ना। जब आई हमारी ई है, हमारी वोल्टेज है, इसके बीच में 90 डिग्री का 90 डिग्री का वो बनता है आपका अंश, ठीक है, ये अंश पर पहुंचती है, तो ये चाहे आगे निकल जाए आगे, ठीक है, और ये पीछे रह जाए, ठीक है, या पीछे या आगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आगे निकल जाएंगे तो इस ये धारा अपना काम चालू नहीं करेगी आगे की तरफ, जब ये पीछे रह जाएगी, जब ये पीछे रह जाएगी तो धारा निकलना आगे की चालू तरफ प्रारंभ कर देगी, धारा निकलने के लिए आगे प्रारंभ कर देगी। जब धारा आगे पीछे रह जाएगी तो वोल्टेज आगे निकलने के लिए प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन दोनों में क्या होता है, जो प्रेरकी है हमारा परपथ वो बनता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे किस माध्यम से बन रहा है। देखो हमारा आपको बताया था आरोपित विद्युत भागफल 90 डिग्री, ठीक है ना। बी तथा आई वेक्टर के आरेख हैं जो दर्शा गया है कि हमारी जो वोल्टेज और आई में जो अंतर होता है वो कितने 90 डिग्री का। ये हमारा एक प्रेरकी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि पी बताया था कि पी और बी और आई इन तीनों चीजों को दर्शा गया है आपका। अब तीनों का देखो कहां से डायरेक्शन हो रहा है आपका, इस प्रकार से देखेंगे, ये दिख रहा है आपको। अब कोई है हमारी क्या है पावर फैक्टर नीचे से चालू हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहां से क्या चालू होगी, हमारी धारा चालू हो गई, यहां से क्या चालू होगी, हमारी वोल्टेज चालू हो गई। जब पावर फैक्टर का मान इनके विपरीत चलेगा तो सिंपल सी बात है पावर फैक्टर पैदा होगा उसके अंदर, जब भी तो हो रहा है। क्यों कि इनका जो फ्रिक्वेंसी है क्यों 90 डिग्री से चालू हो रहा है, पहले वोल्टेज चालू हो गई फिर आई चालू हो गई, एक साथ दोनों चालू नहीं हो रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से चालू नहीं हो रही है। नहीं पावर फैक्टर का इसमें कोई इकाई इसके अंदर कोई मतलब सिस्टम नहीं रहेगा, और इसलिए पावर फैक्टर का जो ऊपर नीचे रहता है इकाई मान निर्धारित किया जाता है, इकाई मान निर्धारित किया जाता है, इकाई मान किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारी जो 360 डिग्री में कोण बनाती हैं 90 डिग्री पे आपकी वोल्ट जा रही है, ठीक है, आई पे आपकी दोनों मिल रही हैं 180 डिग्री पे, फिर 270 पे वोल्ट आ रही है अब आपकी, ठीक है ना, फिर 370 पे जाके मिल रही है धारा, और वो 370 380 पे एक कोण बनाती है ये तीनों रेखाएं। क्या एक कोण बनाती हैं कि जैसे कि ये बिंदु है, इसी बिंदु पर आपकी क्या आएगी वोल्टेज आएगी, इसी बिंदु पर धारा आएगी, और इसी पर क्या आएगा आपका पावर फैक्टर आएगा। कहीं ना कहीं ये बिंदु बनाती हैं, क्या बनाती हैं बिंदु। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये बिंदु बन रहा है आपका, बन रहा है ना। तो कुछ डिफरेंस होता है जो आगे निकल जाता है कभी पीछे निकल जाता है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसी डिफरेंस को जो पावर फैक्टर के मान में निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। अब इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तो पावर फैक्टर का हमेशा मान 0 से लेकर 9 तक रखता है, इसलिए क्या ही रखा जाता है, इसका ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी शुद्ध प्रतिरोध की, ठीक है ना, जो ग्राफ के माध्यम से आपको बताया किस प्रकार से आपकी वोल्टेज है, ठीक है ना, किस प्रकार से पी है, किस प्रकार से धारा है, तो ये ग्राफिक के माध्यम से बताया आपको।
आई होप आपकी समझ में आ जाऊगा, ठीक है ना। अब इनके कुछ सूत्र ले लेते हैं, देखिए सूत्र हैं आपके इनके, देखो आई बराबर ई बट्टे एल एक्स होता है एक्सएल, आपका एल एक्स एक्सएल है आपका प्रेरकीय, ठीक है ना, जो आपको पता रखा है। तो इस प्रकार से सूत्र बनते हैं जी, शक्ति पावर आपकी बी बटे कॉस फाई, ठीक है। और क्योंकि शुद्ध प्रेरकीय परपथ में आर का मान शून्य होता है, ये ध्यान रखना भाई, नोट कर लो इस चीज को, शुद्ध प्रेरकीय परपथ में आर का मान कैसा होता है, शून्य होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अतः cos फाई बराबर आर बटे एक्सएल बराबर 0 बटे आर एल एक्स बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, मैंने बता रखा है आपको, क्या मान ऐसा 0 होता है, तो इसलिए अगर आर एक्स ते मान करेंगे एक्सएल ते तो 0 बटे एक्सएल आएगा, तो मान कितना आएगा, 0 आएगा आपका भाई साहब निकल के। अब देखते हैं अतः शक्ति व्यय, जब शक्ति व्यय होती है तब क्या होता है इसमें, तो P बराबर पावर होता है आपका, तो आई स्क्वायर इंटू आर होता है, तो आई स्क्वायर 0 बराबर होता है, क्या होता है, 0 बराबर होता है, क्योंकि आर का मान कैसा है, शून्य, इसलिए क्या है, 0 है। समझ में आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत, चले आगे, पी पावर, ठीक है, कॉस फाई, आर का मान कैसा आ रहा है, प्रतिरोध शून्य हो रहा है, ठीक है। अब इसी में ही आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, अब आते हैं हमारे प्रेरक, जो प्रेरक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रेरक या चौक। प्रेरक या चौक, देखो प्रेरक चौक किसे कहते हैं, प्रेरक चौक हम उसे कहते हैं किसी भी कोई कॉल है हमारी, ठीक है ना, उसको एक उपकरण के रूप में बनाया जाता है, लपेट कर बनाया जाता है। क्या है, कोई कॉल है हमारी, जैसे कि इस प्रकार से आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना, ये कोई कॉल बना दी हमने, जो लपेट कर बनाई है, एक इसको का एक उपकरण का नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, एक उपकरण की भांति इसको नाम दिया गया है, जो क्या खकोली होती है, अंदर से कैसी होती है, खकोली होती है, किसी खकोले भाग पर इसको लपेट कर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, खकोले भाग पर लपेट कर बनाया जाता है आपका। तो इसी प्रकार से जो आपके प्रेरक होते हैं, चौक होते हैं, वो इसी प्रकार से होते हैं। तो कौन कौन से जो चौक हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आएंगे। देखो ये हमारा आता है पहला वायु कोण युक्त, जो वायु कोण युक्त होता है, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। देखो इस प्रकार के चौक में कोई कोण प्रयोग नहीं की जाती है, कोई कोण प्रयोग नहीं की जा रही है, ये ध्यान रखना। वह केवल एक कुंडली के रूप में होता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परपथों में किया जाता है। ये क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन स्वरूप होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा जो छोटी छोटी सी बाइंडिंग कॉल बनी होती हैं, जो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। ये कुछ कोड हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। ये हमारी जो टिन डिप कोड होती हैं, जो कोड पर लगी होती हैं, इस प्रकार से जो कोड है, देखते हैं एक गोल गोल है आपकी, दिखाई दे रही ना, ये भी आपकी इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, और ये भी है इस प्रकार से बनी हुई है। तो ये क्या है, हमारी वायु कोण युक्त हैं, क्या वायु कोण युक्त। और देखते हैं कौन कौन सी कोण है, देखो अब आती है फेराइट कोण युक्त, ठीक है ना। इस प्रकार की चौक में लोहे एवं कार्बन चूर्ण से निर्मित कोण जैसे फेराइट कोण कहलाती है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, फेराइट कोण होती है, ठीक है, जो प्रयोग की जाती है। जो हमारी कोड है आपकी, ये दिखाई दे रही है आपको, इसमें आपको और इसमें, ठीक है ना, बनाई। इस कोड के द्वारा चौक के प्रेरक मान को कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उपयोग रेडियो रिसीवर्स ट्रांसमिशन आदि में किया जाता है। इनका कहां पर किया जाता है भाई, इन जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। आपको जो दिख रही होंगी, जो बीच में कितना गैप है भाई, 12 से कम भी हो सकता है, एक 12 से ज्यादा हो सकता है। इसको बीच का जो गैप है माइनस प्लस है, ठीक है ना, mm में। कहने का मतलब एक कम भी हो सकता है, 11 भी हो सकती है, या आपकी 13 हो सकती है।
दोनों में से किसी हो जाए, या 12 रह सकती, तीनों रह सकती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किया गया है। ये क्या हमारी चुंबक रिंग है, जो अंदर है ना चुंबक रिंग, इसके ऊपर लपेटा गया है। तो इस प्रकार से फायरइड कोड रहती है हमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा लोहे कोड युक्त, ठीक है। लोहे कोड युक्त में क्या आता है, इस प्रकार की कोड में नरम लोहे कोड प्रयोग किया जाता है। भाई इसमें क्या किया जा रहा है, नरम कोड मतलब लोहे की कोड है जो नरम है, जो प्रयोग की जा रही है। प्रयोग करने के बाद क्या कर रहे हैं, जिसके लिए प्रयोग में चौक या प्रयुक्त मान बढ़ जाता है। जब इसका जो चौक का प्रयुक्त मान बढ़ जाता है, जो चौक का जो मान है इस कोड पर लपटने से इसका क्या मान बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा सोडियम लैंप के परपथ में इंपीडेंस को बढ़ाने के लिए या उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक प्रश्न आया था इसमें से कि भाई चौक का मान निर्धारित करने के लिए या बढ़ाने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, किस कोड का उपयोग किया रहा है भाई, ध्यान रखना, नरम लोहे की। कैसी, नरम लोहे। और जो क्या करता है भाई, उच्च वोल्टेज पैदा उत्पन्न करता है। क्या करता है, उच्च वोल्टेज पैदा भी करता है और इंपीडेंस को बढ़ाता है, उसकी क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि लोहे कोड युक्त चौक का उपयोग रेक्टिफायर्स के और फिल्टर पर्वतों में रेक्टिफायर एवं एसी के पल्सेंस को दूर करने के लिए किया जाता है। यहां भी देख लेना इसको, जो रेक्टिफायर होते हैं इसमें एसी के पल्सेंस होते हैं, उनको भी क्या करने के लिए, दूर करने के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो हमारे किस प्रकार से ये हमारी जी किसकी कोड है, हमारी लोहे नरम की, लोहे कोड है आपकी, जो कैसा है, नरम लोहे कोड है, ठीक है ना। जो क्या है, इस पे लपेट, नरम कोड की लो पे क्या है, कॉलम को लपेट दिया जाता है, इसका ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो इसमें कुछ इससे संबंधित कुछ पद होते हैं, तो उन पदों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से पद होते हैं, ठीक है। संबंधी पद, संबंधी पद कौन कौन से होते हैं। देखो इसके संबंधी पद होते हैं आपके, प्रेरित तत्व होता है आपका, हेनरी होता है, स्वयं प्रेरित होता है, अन्य स्वयं प्रेरित होता है, और प्रेरक ये प्रतिघात होता है। ये इसके क्या है, पद है। तो इनको एक एक से लिख देता हूं, तो सभी साथ साथ देखते चलना, ठीक है ना। तो पहला है हमारा प्रेरित तत्व, प्रेरक तत्व। दूसरा है हमारा हेनरी, ठीक है ना। तीसरा आता है हमारा स्वयं प्रेतत्व, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है, प्रेतत्व, दूसरा है हेनरी, तीसरा है स्वयं प्रेतत्व। चौथा आता है हमारा इसी में अन्योन प्रेतत्व। क्या आता है भाई, अन्योन प्रेतत्व। पांचवा आता है हमारा प्रेरकीय प्रतिघात। जी हमारे इससे कुछ संबंधी पद थे, तो उनके बारे में आपको बताया, ठीक है ना। तो जिसमें क्या है, ये प्रेतत्व होता है, हेनरी होता है, स्वयं प्रेतत्व होता है, अन्योन प्रेतत्व होता है, ठीक है, प्रतिघात होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इससे संबंधित पद हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि भाई जो हमारे प्रेरकीय जो चौक होती हैं उनके कुछ संबंध में कौन कौन से जो पद होते हैं उनको बताइए। तो कोई एक पद का नाम दे देगा, जैसे कि प्रेतत्व दे दे, चाहे हेनरी दे दे, चाहे स्वयं प्रेरित दे दे, चाहे अन्योन प्रेरित दे दे, या प्रेरित दे दे।
तो इनके बारे में कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। इस प्रकार से यहां से प्रश्न बनता है। तो आगे चलते हैं हमारे स्तरीय विद्युत। जो स्तरीय विद्युत होती है वो किस प्रकार से होती है, देखो। सॉरी, इससे पहले आते हैं हमारे प्रेरकों का संयोजन, प्रेरकों का संयोजन। हमारे जो प्रेरकों का संयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है, इन संयोजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, हमारा जो प्रेरक के संयोजन होते हैं वो 2 प्रकार से 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। वैसे 2 प्रकार से ज्यादातर देखी गई हमने। तो एक तो होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है कौन, समांतर क्रम में। इन दोनों का मिला के तीसरा बनता है मिश्र क्रम, जी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं उन दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखो जी, हमारा कौन सा है, श्रेणी क्रम में 3 प्रेरक L1 L2 और L3 जुड़े तुल्य प्रेरक किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा प्रेरक तत्व आपका, संतुलन का श्रेणी क्रम में संयोजन आपको दिख रहा है ना। LR तो L1 प्लस L2 प्लस L3, इसका जैसे क्या है सूत्र है, R बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, इस प्रकार से होता है। आपको दिख रहे हैं ना जी, कुंडली सी दिख रही है आपको, जो कौन से क्रम में लगी है भाई, श्रेणी क्रम में लगी है। कौन से क्रम में लगी है भाई, श्रेणी क्रम में। और धारा कौन सी है, AC धारा है। कौन सी धारा, AC धारा। AC सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा L1 L3 प्रेरक को समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम में किस प्रकार से जुड़े हैं देख लो आपके, ये हमारा क्या है, निकालने का सूत्र होता है L1 L2 L3, ठीक है ना। ये आपकी जुड़ी हुई है समांतर क्रम में, ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यहां से 3 तार हैं आपके, इधर लग गए, ये तीनों तार हैं आपके, यहां से इधर लग गए आपके। इनको कौन सी सप्लाई जोड़ दिया भाई, AC सप्लाई से। कौन सी सप्लाई, AC सप्लाई। AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। जो सूत्र आपको बताई है, A1 LR बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे जो संदर्भों का जो प्रयोग हो रहा है, जो प्रेरकीयों का प्रयोग हो रहा है हमारा, जो श्रेणी क्रम में किस प्रकार से हो रहा है, समांतर क्रम में किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थिर विद्युत। जो स्थिर विद्युत होती है आपको पता है पहले से ही, आज हमने इस टॉपिक में ये कवर किया, ठीक है। तो स्थिर विद्युत के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा आपको। जो अवस्था जो कुंडली पदार्थ में एवोनेट की छड़ होती है हमारी, आपने मैंने पहले बता रखा है। जो स्थिर विद्युत होती है, जो एवोनेट की छड़ होती हैं, उस पर कपड़े को रगड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, चाहे छड़ को कपड़े पे जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, तो इसी प्रकार से क्या होती है हमारी स्थिर विद्युत होती है। पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ना करने भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेलकम।